नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत यूरोपीय संघ का व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना का फैसला। प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बीच बातचीत के बाद बनी सहमति। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भी समीक्षा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रायसीना डायलॉग की शुरुआत। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का बयान। मौलिक मूल्यों और साझा हितों को साझा करते भारत और ईयू। विदेश मंत्री ने कहा 7 सालों में 99 देशों के 1200 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। 16 यूट्यूब चैनलों पर केंद्र सरकार ने लगाई पाबंदी। बैन होने वालों में 6 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने की वजह से कार्रवाई। निर्यातकों से नए बाजारों का पता लगाने का उपराष्ट्रपति का आह्वान। चेन्नई में ईओयू के निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में संबोधन। कहा, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर ग्लोबल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आदर्श मंच सेल्स। अमेरिका ने यूक्रेन को 16 करोड़ 50 लाख डॉलर का गोला बारूद बेचने की दी मंजूरी। यूक्रेन में रूस के आगे बढ़ने की रफ्तार हुई धीमी। अमेरिकी ने कहा, नाकाम हो रहा मॉस्को। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिंगापुर में आईएनए स्मारक जाकर भारतीय राष्ट्रीय सेना के योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों की याद में बना स्मारक हमें भारत की आजादी के लिए शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के विदेश मंत्री एज़लॉग के साथ बैठक की। एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बारे में उनके दृष्टिकोण की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय तपेदिक और मलेरिया उन्मूलन के लिए जल्द ही एक अभियान चलाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आने वाली राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 के गठन का फैसला किया है। सोनिया गांधी ने 13 से 15 मई के बीच उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर बुलाया है, जिसमें पार्टी के 400 से अधिक सदस्य भाग लेंगे। इसमें संगठन का पुनर्गठन और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चिंतन शिविर में 6 एजेंडे पर चर्चा के लिए 6 अलग अलग समितियों का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाने वाला मामला है। पीठ का पुनर्गठन करना होगा। तमिलनाडु विधानसभा के कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया है। इसे सीधे तौर पर राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विपक्षी दल पीएमके ने विधेयक का समर्थन किया है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2541 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 16,522 पर पहुंच गई है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड रोधी टीकों की 187.71 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। चीन में कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं। शंघाई में संक्रमण के 51 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन ने ज्यादा मामलों वाले जिले चायांग में 35 लाख से अधिक लोगों की जांच शुरू कर दी है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने चुनाव जीत लिया है। उनकी प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी मारिन लोपेन को 41.8% वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रोन को दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में हुए विस्फोट में कम से कम 100 लोगों की मौत होने की आशंका है। फिलहाल शवों की तलाश तेज कर दी गई है। इसके अलावा विस्फोट में शामिल 2 संदिग्धों की तलाश भी शुरू हो गई है।
नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी ने विस्फोट को एक दुर्घटना और राष्ट्रीय आपदा करार दिया है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिक परिषद की शुरुआत किए जाने को लेकर भी फैसला किया। आपके नेतृत्व में भारत और यूरोप के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिल रही है, संपर्कों के नए क्षेत्र खुल रहे हैं और ये हमारा सहयोग और अधिक हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। यूरोपीय संघ ने कहा कि सामरिक सहयोग तंत्र से दोनों साझेदारों को व्यापार के गठजोड़, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने की मजबूती मिलेगी और साथ ही इन क्षेत्रों में दोनों पक्षों में सहयोग भी गहरा होगा। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि तेजी से बदलते भू राजनीतिक माहौल के मद्देनजर संयुक्त और विस्तृत सामरिक सहयोग की आवश्यकता है। But we are also facing a challenging political landscape. And therefore, I highly appreciate that this meeting here is possible today, and I'm very much looking forward to the Resina. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उर्सुला लेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों पर विचार विमर्श किया। उर्सुला लेन ने कहा कि इस दशक के लिए साझेदारी को मजबूत करना प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उर्सुला लेन ने जानकारी दी कि भारत और यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का शुभारंभ करेंगे। यह परिषद राजनीतिक निर्णयों पर अमल करने, तकनीकी कार्य में तालमेल और यूरोप और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की सतत प्रगति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के मध्य में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला डेर ने कहा कि राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर वो अवश्य जाएंगी और वो वहां गई और उन्होंने वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर भारत में मौजूद हैं। किन मामलों में ये दौरा खास है और साथ ही कौन से बड़े महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो इस मुलाकात के बाद सामने आएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत और यूरोपीय संघ, अगर यूरोपीय संघ को एक समुच्चय के रूप में, एक समूह के रूप में लिया जाए तो दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। यूरोपीय संघ की जनसंख्या तकरीबन 45 करोड़ है और हम 1 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या वाले देश हैं, तो दोनों को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो बातचीत हुई है, निश्चित तौर पे एक बातचीत का एक महत्वपूर्ण बिंदु था रूस यूक्रेन वार के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो, और उसके अलावा जो रुका हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बहुत सालों से भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा एक फ्री इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी होनी है, उस पर भी बात अभी तक बन नहीं पाई है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के बीच इस तरह की अड़चनें कैसे आ रही है, इसके लिए वो जो ट्रेड एंड टेक्निकल काउंसिल बनाई गई है, और इस ट्रेड एंड टेक्निकल काउंसिल से के माध्यम से जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे बैठ के जो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो अड़चनें हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच के संबंधों को आगे बढ़ाने में, उन अड़चनों को दूर करने के क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए विचार होगा।
तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है आज के दिन का वह यही निर्णय है कि देखिए कि ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल और इसके माध्यम से जो आगे का जो भविष्य होगा भारत और यूरोपीय संघ का, इसके बारे में तय किए जाएंगे। और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष की ओर से निश्चित तौर पे यूक्रेन के बारे में, रूस के बारे में बातें हुई। उन्होंने रूस को चीन के साथ जोड़ते हुए इंडो पैसिफिक पर भी उसका असर पड़ सकता है, इस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड समझाया कि भारत किस तरीके से भारत ने लगातार इस युद्ध को रोकने की मांग की है और उस युद्ध को रोकने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की है। तो एक तरह से कहें कि कन्वर्जेंस के पॉइंट जो दो बड़े डेमोक्रेसी है उनके बीच में बन रहा है, और निश्चित तौर पर यह जो काउंसिल बनेगा आगे के दिनों में और ज़्यादा कन्वर्जेंस बढ़ाने में मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कन्वर्जेंस में और मदद करेगा और जाहिर सी बात है कि इससे रिश्ते और मजबूत होंगे। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में आज 7वें रायसीना डायलॉग का आगाज हो गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत यूरोपीय संघ मौलिक मूल्यों और सामान्य हितों को साझा करते हैं। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि हम हर देश को अपनी किस्मत का फैसले के अधिकार में विश्वास करते हैं, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि दुनिया भर में शांति और सुरक्षा का आधार बनने वाले मूल सिद्धांत दांव पर हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि हम सुरक्षित व्यापार मार्गों, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक में समान हितों को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ यूरोपीय संघ की साझेदारी की मजबूती और गर्मजोशी आगामी दशक की प्राथमिकता है। For the European Union, strengthening and energizing its partnership with India is a priority in this upcoming decade. Both our economies thrive in a world of common rules and fair competition. And we share the same interests in safe trading routes, in seamless supply chains, and in a free and open Indo-Pacific. उर्सुला लेन ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के युद्ध का परिणाम न केवल यूरोप के भविष्य को निर्धारित करेगा, बल्कि हिंद प्रशांत और बाकी विश्व को भी प्रभावित करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य भी तय करेगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यूरोपीय यूनियन जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे पर भारत के साथ है। India and the European Union are key in the transition to a more sustainable and green future for our planet. So we must pool our strength in the fight against climate change. It's so urgent. And this is our common responsibility, not only towards the global community, but mostly towards the next generation. रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय विचार मंच है जो विश्व के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर मंथन करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रायसीना संवाद अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। इसमें भाग लेने वाले देशों में यूरोप एक बड़ा भागीदार बना है। The European Union has already articulated an Indo-Pacific and a connectivity strategy respectively that contributes to our convergence. Our climate action, digital and other conversations are getting increasingly serious. And as we have heard, the EU is approaching global challenges with a much sharper strategic awareness. Indeed, these are the subjects of discussions at this very dialogue. सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और लोक व्यवस्था से जुड़े दुष्प्रचार फैलाने के लिए 16 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी स्थित यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए हैं। ये यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे। इन यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी। इसके अलावा एक फेसबुक अकाउंट को भी बैन किया गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।
Itihasa is about our legacy. Itihasa is about our Sanskriti, and that Itihasa is also exemplified in our monuments. हम जानेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के बारे में, जानेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। प्रत्येक स्मारक भारत की स्मृति पुस्तिका है। Every monument is a memory book of the nation, people and society etched in the stones. इसलिए उसकी रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना हमें अपनी सरहद की रक्षा करना है। सरहद की रक्षा करके भारत के शरीर की रक्षा होती है, मॉन्यूमेंट की रक्षा करके भारत के मन की रक्षा होती है। देखते रहिए इतिहास सिर्फ संसद टीवी पे गुरुवार रात को 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा सांसद और संसद में पार्टी के नेता टी.आर. बालू, तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन और मुख्य सचिव डॉक्टर वी. इराई अंबू भी मौजूद रहे। नागर विमानन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर योगाभ्यास कार्यक्रम में योग प्रभा का आयोजन किया गया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री डॉक्टर वी.के. सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। योगाभ्यास कार्यक्रम में 900 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में देश के सभी प्रमुख स्थलों पर 50,000 से अधिक पोस्ट और डाक विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर योग अभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 5,569 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नई राजमार्ग परियोजनाओं से जिले का विकास होगा और शहर में यातायात की स्थिति बेहतर होगी और प्रदूषण भी घटेगा। महाराष्ट्र बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले के मामले में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र में टेरर और पुलिस के गलत उपयोग की शिकायत की। गृह राज्य मंत्री ने इस मामले में रिपोर्ट मंगवाने का आश्वासन दिया। भारत इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में वॉल आर्ट पीस का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग द्वारा आयोजित नवाचार कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को सहयोग और प्रोत्साहन देगी। साथ ही किसानों को 900 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में सशस्त्र सीमा बल के केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में 13वें बीआरटीसी के दीक्षांत परेड समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि सशस्त्र सीमा बल जिस तरह से देश की रक्षा कर रहा है, उसे देखते हुए ही उसे भारत नेपाल और भारत भूटान की खुली संवेदनशील सीमाओं की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें देहरादून के घंटाघर में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को आहुति देने वाले वीर भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय और कालकाजी के डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का दौरा किया। साथ ही उन्होंने चिराग एनक्लेव में मोहल्ला क्लिनिक का दौरा भी किया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली के हिमाचल भवन में प्रदेश मीडिया केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उठाए गए कदम को अच्छी पहल बताया और इसे राज्य में लागू करने के संकेत भी दिए। राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत के ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मलबे में फंसे 5 मजदूरों को बचाव कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हादसे के वक्त 3 मंजिला इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब स्कूलों में बाइबल विवाद खड़ा हो गया है। बेंगलुरु के क्लियरेंस हाई स्कूल की ओर से बच्चों के अभिभावकों से कहा गया है कि वे बच्चों को बाइबल लाने के लिए मना नहीं करेंगे। स्कूल प्रबंधन के इस कदम के बाद कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने संयुक्त कार्यवाही में कच्छ के जखाऊ के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से एक नाव को पकड़ा है। नाव से 205.6 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1439 करोड़ रुपए है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भारतीय सेना की एक इकाई ने चमोली जिले में हेमकुंड साहिब मंदिर के प्रवेश मार्ग से बर्फ को हटाना शुरू कर दिया है। हेमकुंड साहिब मंदिर 22 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्यातकों से देश की आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए दुनिया भर में नए बाजारों का पता लगाने को कहा है। चेन्नई में उपराष्ट्रपति ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत मेक इन इंडिया, लोकल गोज ग्लोबल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श मंच है। उन्होंने कहा कि देश का निर्यात 418 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में यह निर्यात लगभग 250 अरब डॉलर था। उन्होंने तमिलनाडु में औद्योगिक इंजीनियरिंग पारिस्थितिकी तंत्र की भी प्रशंसा की। चेन्नई में मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। There was a record achievement of $418 billion of merchandise exports in the just concluded 2021-22 financial year. Service exports were about $250 billion. Together, they make about $670 billion, a remarkable achievement in spite of pandemic. श्रीलंका आर्थिक संकट के बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पावर प्लांट बंद हो चुके हैं, जिस वजह से बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। इसकी वजह से दिन में 12-12 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। कई महत्वपूर्ण कल कारखाने बंद हो चुके हैं। बसों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशन डीजल पेट्रोल नहीं बचा रहा है। श्रीलंका में सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। श्रीलंका में ईंधन, गैस, खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत की वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बीच श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। श्रीलंका में आगजनी, हिंसा प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ चल रही है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से पद छोड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं विपक्ष ने दावा किया है कि उसके पास संसद में संख्या बल ज्यादा है। अमेरिका ने यूक्रेन को विदेशी सैन्य आर्थिक मदद के रूप में 32 करोड़ 20 लाख डॉलर देने की घोषणा करते हुए उसे 16 करोड़ 50 लाख डॉलर का गोला बारूद बेचने की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई वार्ता के बाद ये घोषणा की गई। नई वित्तीय सहायता देने की घोषणा के साथ ही अमेरिकी की ओर से यूक्रेन को अब तक 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की मदद दी जा चुकी है। शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ आमने सामने की बातचीत के बाद यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में उसकी जीत में मदद करने का भरोसा दिलाया। इस बीच रूसी सैन्य बलों का यूक्रेन के शहरों में हमला जारी है। इस हमले में बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं, जबकि 50 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरे देशों में पनाह लेनी पड़ रही है।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ब्राजील के सांबा डांस की तस्वीरों के साथ। आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।